हेलो एवरीवन, माय नेम इज रिद्धि। यहाँ पर हम देखेंगे पीएसआर ऑप्शनल एक बहुत अच्छा ऑप्शनल क्यों बनता है अगर हमें यूपीएससी 2025 क्रैक करना है। तो इस टाइम पर ना हमारे पास एक ये कंफ्यूजन रहती है कि हमें कौन सा ऑप्शनल चूज करना चाहिए। तो हम थोड़े से टाइप ऑफ ऑप्शनल्स एनालाइज करेंगे, कितने तरीके के ऑप्शनल्स होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट उनके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से मिलता नहीं है, तो उनको कौन सा सब्जेक्ट चूज कर लेना चाहिए। देन पीएसआईआर जीएस के साथ किस तरीके से ओवरलैप करता है और उसमें प्री में मेंस में आपको किस टाइप से हेल्प मिल सकती है, आईआर का रोल विद टाइम क्या रहा है प्री में, एंड आप इश्यूज पीएसआईआर के कैसे ओवरकम कर सकते हो जब आप प्रिपेयर कर रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम पीएसआईआर ऑप्शनल सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये एक अच्छा सिलेक्शन क्यों बनता है। ऑल्दो और भी सब्जेक्ट्स हैं जो हम ले सकते हैं, बट हम पर्टिकुलरली बात करेंगे पीएसआईआर की। देखो, हम यहाँ पर देखते हैं कि अलग अलग टाइप के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, तो हम एक फेयर वे में यहाँ पर डील करेंगे। सबसे पहला ये ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स होते हैं। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें कोई स्पेसिफिक डिग्री रिक्वायर्ड नहीं होती है। ठीक है, एक जनरलाइज्ड है जिसमें आप अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो भी आप ये ह्यूमैनिटीज ले सकते हो सब्जेक्ट। ह्यूमैनिटीज में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे एंथ्रो है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिलोसफी, पीएसआईआर, पब एड, सोशियोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, ये डेटा है बेसिकली, जो लेटेस्ट डेटा है ये वाला है 73rd रिपोर्ट का, जिसमें आप देख सकते हो कि कितने लोग पीएसआईआर ऑप्शनल चूज कर रहे हैं। अब मैं आपको एक फेयर वे में ये चीज बताना चाह रही हूँ कि ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स बेसिकली ये सारे वो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कोई स्पेसिफिक डिग्री रिक्वायर्ड नहीं है। गवर्नमेंट जॉब्स इनके बेसिस पे तो नहीं मिलती है। बहुत ज्यादा गवर्नमेंट जॉब्स नहीं होती हैं इनके लिए, बहुत इक्की दुक्की जॉब्स है। जैसे कि आप अभी यूपीएससी है तो उसमें आप सिलेक्ट कर सकते हो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट, पर अदर देन दैट आप स्पेसिफिक कोई गवर्नमेंट जॉब इसके लिए नहीं है। तो लोग ज्यादातर ये सब्जेक्ट चूज करते हैं टीच करने के लिए या फिर रिसर्च प्रोफेशन वगैरह के लिए ये चूज किया जाता है। दूसरे हैं आपके प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स। ये वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें एक स्पेसिफिक डिग्री रिक्वायर्ड होती है। इनमें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए ये सब्जेक्ट्स लिए जाते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, बॉटनी, जूलॉजी, साइकोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, जियोलॉजी वगैरह। ये सारे आप यहाँ से देख सकते हो। अब ये वो सब्जेक्ट्स हैं बिल्कुल प्रोफेशन रिलेटेड है। इनफैक्ट अगर जियोलॉजी वाला पर्सन भी एग्रीकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री लेने का ट्राई करेगा तो वो भी नहीं जा सकते आप। कि अगर मान लो किसी का लॉ है तो लॉ वाला पर्सन भी बॉटनी में नहीं जा सकता, बॉटनी नहीं ले सकता, क्योंकि ये प्रोफेशन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं। अब आप अगर ये देखोगे ना कि जो ये लोग होंगे जिनका एग्रीकल्चर है और बॉटनी, इकोनॉमी, जियोलॉजी वगैरह, जो ये प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स हैं, ये वाले लोग ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं, पर ह्यूमैनिटीज वाले लोग ये नहीं ले सकते हैं। इनफैक्ट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग भी ये प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये प्रोफेशन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं। इनसे क्या होता है कि अगर आप ये टाइप के सब्जेक्ट्स ले लेते हो तो ये किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपकी नौकरी लग सकती है। कि मान लो अभी आपने यहाँ पर जूलॉजी ले लिया तो जूलॉजिस्ट बन जाओगे, बॉटनी में बॉटनिस्ट बन सकते हो आप, मैनेजमेंट करके आपको जॉब्स मिल सकती है, लॉयर बन सकते हो, एंड जियोलॉजिस्ट बन सकते हो। तो वो क्या है कि आपका इसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका एक करियर बन सकता है, गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी आप करियर बना सकते हो। नेक्स्ट आते हैं कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट, जिसमें हम या तो ट्वेल्थ क्लास में वो सब्जेक्ट्स हमने लिए होते हैं, इस वजह से हम ऑप्ट करते हैं, या फिर उसके लिए कोई डिग्री रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स। ये अब वो सब्जेक्ट्स हैं, अगेन ये लोग भी ह्यूमैनिटीज के ऑप्शनल ले सकते हैं। जो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स है वो सारे ले सकते हैं, बट ये लोग भी प्रोफेशनल नहीं ले सकते। तो प्रोफेशंस को तो आप अलग ही हटा दो, वो तो बिल्कुल ही प्रोफेशन स्पेसिफिक आपके ऑप्शनल्स रहेंगे। ठीक है, अब टेक्निकल सब्जेक्ट्स में ये लोग ह्यूमैनिटीज चूज कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम सब्जेक्ट्स वाइज देख रहे हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी क्यों पीएसआईआर चूज करना चाहिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट है इंजीनियरिंग या मेडिकल सब्जेक्ट। उसके लिए तो स्पेसिफिक डिग्री ही रिक्वायर्ड है अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो और या मेडिकल साइंस बैकग्राउंड से हो। तो अगेन मेडिकल साइंस वाला पर्सन भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड चूज नहीं करेगा, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाला मेडिकल साइंस चूज नहीं करेगा, है ना। तो ये लोग वो लोग हैं जिनके लिए स्पेसिफिक डिग्री रिक्वायर्ड होती है, तभी आप ये ऑप्शनल चूज करते हो, अदरवाइज आप चूज नहीं करोगे। ये वाले लोग ऐसे हैं जो अगेन ह्यूमैनिटीज के भी सब्जेक्ट्स चूज कर लेते हैं।
अब लास्ट आता है लिटरेचर सब्जेक्ट, जिसमें अगर आपका तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा ना इन सब्जेक्ट्स में, तभी आप ये चूज करोगे। जैसे कि अगर मैं बोलूँ, मान लो कुमार विश्वास है, ठीक है ना, तो उसको तो कुछ देखना ही नहीं है, वो देखेगा हिंदी लिटरेचर में क्या कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं, रिकमेंडेशन भी अच्छा है, सक्सेस रेट भी अच्छा है, तो हिंदी लिटरेचर ले लेना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, बहुत सिंपल हो जाता है। तो जिसका स्पेसिफिक इंटरेस्ट है लिटरेचर में, वो लोग ये ऑप्शनल्स में से कुछ एक ऑप्शनल ऑप्ट कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पर आप एनालाइज करने लगोगे ना, डेटा आप देखो, आपको थोड़ा सा ना आइडिया लगेगा कि किस टाइप के लोग हैं जो ले रहे हैं। अभी पीएसआर ऑप्शनल है, 1,500 लोग के करीब अपीयर कर रहे हैं इसमें। उससे पहले साल में 1800 ने अपीयर किया था, देन 1600 लोगों ने आसपास अपीयर किया था। ठीक है, बाकी ऑप्शनल्स में आसपास का ही मामला है, जैसे कि एंथ्रो अच्छा है, जियोलॉजी ज्योग्राफी अच्छा है, देन सोशियोलॉजी में अच्छा रिजल्ट है, अच्छा परसेंटेज लोग ले रहे हैं। अब अगर आप ओवरऑल रिकमेंडेशन में भी देखते हो ना, तो पीएसआईआर का रिकमेंडेड रेट काफी ज्यादा हाई है लेटेस्ट के हिसाब से, ये उससे पहले साल का है, एंड देन उससे पहले साल का ये है, तो हाईएस्ट तो पीएसआईआर का जा रहा है फिलहाल। एंड सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा है, 8.9% है। तो एक क्या होता है, अगर मान लो अब आपने कोई प्रोफेशनल सब्जेक्ट लिया होता, जैसे कि आपने मान लो ले लिया लॉ, लॉ में प्रॉब्लम क्या है कि 180 लोग ही अपीयर कर रहे हैं, उसमें से आपकी 21 रिकमेंडेड है। अब यहां पर अगर आप 22 रैंक भी ले आओगे ना, तो भी आप आउट हो। बट यहां पर आप 140 में 130 रैंक भी ले आओगे ना, तब भी आप इन हो। समझ गए आप? तो आपको ऐसा सब्जेक्ट क्यों लेना है जहां पर बहुत ही कम लोग ले रहे हैं और कम ही लोग रिकमेंडेशन हो रही है उनकी, कम लोग सिलेक्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है कि अगर आप ज्यादा लोगों में आ जाते हो, तो यहाँ पर आपकी 130 लोगों में भी आ जाते हो ना, तब भी आप इन हो जाओगे। यहाँ पर 22वें नंबर पे भी आओगे, तब भी आउट हो जाओगे। तो इस वजह से थोड़ा सा सोच समझ के आपको लेना पड़ेगा। अगेन केमिस्ट्री मैथ्स के साथ भी, मैथ्स का तो इस बार रेट काफी अच्छा खासा हुआ है, अच्छे लोग ले रहे हैं मैथ्स। तो यहाँ पर भी आप यही सेम चीज एनालाइज करोगे कि अगर किसी को ये कंफ्यूजन है ना, जैसे इंजीनियरिंग में बहुत लोगों को इन कंफ्यूजन रहती है कि हमें कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहिए, और ज्यादातर इंक्लिनेशन लोगों का क्या रहता है ना कि सोशियो पे या पीएसआईआर पे इंक्लिनेशन ज्यादा रहता है, या फिर ज्योग्राफी ऑप्शनल पे, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में एक इंक्लिनेशन रहता है जिन लोगों ने इंजीनियरिंग की होती है। अब वहां पर भी आप अगर ये एनालाइज करते हो कि मान लो आपने मेडिकल साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं या फिर मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं, अगर 160 लोगों में से भी आपका 12वें नंबर पे भी आओगे तो भी आउट हो जाओगे। अगेन वही सेम चीज अप्लाई करती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ज्यादा लोग पीएसआर ऑप्शनल ले रहे हैं, तो ज्यादा लोगों में अगर आप चांस लोगे, आपके चांस काफी ज्यादा है, सिलेक्शन रेट अच्छा है यहाँ पर। ओके, लिटरेचर सब्जेक्ट्स की हालत आप देख सकते हो, इसमें हिंदी लिटरेचर अच्छा सब्जेक्ट है, आपका इंटरेस्ट है, यू शुड गो फॉर इट। अब जीएस की थोड़ा सा बात करते हैं कि अगर आप पीएसआईआर ऑप्शनल ले लेते हो, तो प्रीलिम्स में कैसे हेल्प करेगा या मेंस में कैसे हेल्प करेगा। प्री में कैसे हेल्प कर सकता है ये, कि मान लो अभी इंडियन पॉलिटी है, इसमें जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है इंडियन पॉलिटी, जो कि मेजर पार्ट कवर कर लेता है आपके प्री का, हमारा बहुत टाइम भी जाता है उसको प्रिपेयर करने में भी, लक्ष्मीकांत पूरी पढ़ लेनी पड़ती है, तो वो एक मोस्ट क्रूशियल पार्ट है प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए। पीएसआर पेपर 1 सेक्शन बी अगर आप कवर करते हो, वो आपसे प्री से ओवरलैप करता है, आपकी वहां से प्रिपरेशन काफी हद तक हो जाती है। देन मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें नेशनल मूवमेंट्स वाला पूरा पार्ट आ जाता है, तो ये भी आपका यूनिट 11 है। पीएसआर ऑप्शनल अगर आप यूनिट 11 की है, वही सेम चीज आप नेशनल मूवमेंट्स यहाँ पर भी पढ़ोगे, तो फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट प्री में आपका कवर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ऑल दो जो कंटेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, पीएसआर ऑप्शन में थियोरेटिकल चलेगा वो, ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा सा आपको बहुत ही स्पेसिफिक चीजें पढ़नी पड़ेंगी। अब इंटरनेशनल रिलेशंस के भी क्वेश्चंस विद टाइम इंक्रीज हुए हैं प्री में, जैसे कि, तो इस वजह से आपको आईआर वाला जो पार्ट है ना, अगर आपने पीएसआईआर में प्रिपेयर किया है अच्छे से, तो वो आपको प्री में 100% हेल्प करेगा। 2022 में सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे जाते थे, 2023 में 5 क्वेश्चन हो गए हैं, और 2024 में 9 क्वेश्चन आईआर में से पूछे गए हैं, 18 मार्क्स। मतलब आप समझ रहे हो कि इतना मेजर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो पीएसआईआर ऑप्शनल जिन्होंने लिया होगा, उनके पास 100% एक एज जरूर रहेगा प्री के टाइम पर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि अगर आप थोड़ा सा एग्जाम्पल देखोगे ना डिफिकल्टी लेवल का,
प्री में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। 2017 में जैसे राइट्स पर क्वेश्चन पूछा गया था, 2018 में जो डिफिकल्ट क्वेश्चन थे रूल ऑफ लॉ पे पूछा गया था, 2019 में लिबर्टी पर, 2023 में प्रोसेस ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे तो ऑलरेडी अगर आप प्री में आप देखोगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो पूरा पार्ट है उसमें से 101 क्वेश्चन तो उसी से पूछे गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आपने पीएसआर ऑप्शनल में अगर प्रिपेयर कर लिया है तो ये सारे वही टॉपिक्स हैं, आप देख लो एक एक टॉपिक वही है। अगर आपने पीएसआर ऑप्शनल किया होगा तो ये जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस वाला जो पार्ट है ना उसमें आपको 100% एक एज मिलेगी प्री के टाइम पर भी। अब अगर आपने पीएसआर ऑप्शनल आपके पास है और मेंस में किस तरीके से कवर करना है, तो ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि पीएसआर ऑप्शनल सिर्फ जीएस2 है, कि अगर हमने पीएसआर कर लिया तो हमें जीएस2 हमारा ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगा, एक एज मिल जाएगी हमें। बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट जीएस2, जीएस1, जीएस3, जीएस4 ऐसे सब चीजों में पीएसआर ऑप्शनल हेल्प करता है बहुत इमेंसली। लोग यूज करते हैं, जिनका पीएसआर ऑप्शनल होता है वो यूज करते हैं हर जगह जीएस में, मेंस के पार्ट में। बट ये डबल एज स्वॉर्ड जरूर है, क्योंकि अगर आप पीएसआर ऑप्शनल और जीएस2 में हल्का वो जो एक बहुत ही थिन लाइन का डिफरेंस होता है, ये अगर आप वो डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाते तो प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि टीना डाबी के भी आप देख लो जीएस2 में सिर्फ 84 मार्क्स थे, जबकि पीएसआर ऑप्शनल में बहुत अच्छे मार्क्स थे। तो उसमें क्या होता है ना कि आपको वो यूटिलाइज करना पड़ेगा। पीएसआर ऑप्शनल को आप अच्छे से यूटिलाइज कैसे कर सकते हो जीएस2 में, बट थोड़ा सा डिफरेंस भी क्रिएट करना पड़ेगा कि आपका जीएस2 का आंसर पीएसआर ऑप्शनल का आंसर ना लगने लगे, ठीक है ना, वो डिफरेंस होना चाहिए। फिर ऐसे ही जीएस1 में मॉडर्न हिस्ट्री का जो पार्ट है मेंस में, वो नेशनल मूवमेंट का पार्ट है, और ये अगर आपने अगेन पीएसआईआर ऑप्शनल की यूनिट 11 प्रिपेयर की है, ये आपका ऑटोमेटिकली प्रिपेयर होगा। ऐसे ही जीएस1 वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, जिसमें रीड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, कोलोनाइजेशन, डीकोलोनाइजेशन, पॉलिटिकल फिलोसफीज है, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म वगैरह, इनके फॉर्म्स, इफेक्ट ऑन सोसाइटी, ये तो आपका पूरा यूनिट 8 का ही पार्ट है। यूनिट 8 आपने की है पीएसआर ऑप्शनल की, तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। डीकोलोनाइजेशन पे क्वेश्चन भी आया था अभी, तो पीएसआर ऑप्शनल के तो ये इनमें से क्वेश्चन भी आए हुए हैं डायरेक्ट। ऐसे जीएस1 का जो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री वाला पार्ट है, जिसमें पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन है, रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री, ये सारा क्या है पेपर 1 सेक्शन बी का पार्ट है। अगर आपने ये किया है आपके लिए इजी हो जाएगा। ऐसी जीएस1 सोसाइटी में कास्ट, रिलीजन, एथनिसिटी पे तो पूरा एक यूनिट ही है पीएसआर ऑप्शनल की। विमेन मूवमेंट्स, रिजर्वेशन इश्यूज, ग्लोबलाइजेशन, ये सारे तो हमारा पीएसआर ऑप्शनल ही है। ऐसी जीएस3 लिबरलाइजेशन, एलपीजी, प्लानिंग, पब्लिक सेक्टर, न्यूक्लियर पॉलिसी, ये सब क्या है पेपर 2 का, पूरा पेपर 2 का पार्ट है ये तो पीएसआर ऑप्शनल का। डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ एक्सेट्रा, इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम। जीएस4 में थिंकर्स, गवर्नेंस में आपको पीएसआर ऑप्शनल ओवरलैप करेगा। तो मेंस में क्या होता है कि हम ये वो वाली चीजें हैं जो हम कर नहीं पाते हैं या छोड़ देते हैं बहुत बार कि नहीं हो पा रहा है ना। पर जो पीएसआर ऑप्शनल कर रहे हैं वो ये तो प्रिपेयर करेंगे ही करेंगे, तो उनको एक एज मिलता है एग्जाम में, मेंस में। तो जीएस4 में थिंकर्स, गवर्नेंस वाला पार्ट आपका पीएसआर ऑप्शनल से ओवरलैप करता है। फिर ऐसे में जो भी फिलोसफिकल ऐसे हैं वो आप पीएसआर ऑप्शनल अगर आपका है, यहाँ पर भी आपको एज मिलेगा। तो ये सारी वो चीजें हैं कि अगर आप करते हो क्यों आपके लिए एक अच्छा ऑप्शनल रहेगा। देखो इन दी एंड डिसीजन आपका है, आपको डिसाइड करना है। ऐसे तो मैं पबैड ऑप्शनल का भी गाइडेंस लेती हूँ, बट अगेन अगर मेरा पर्सनल प्रेफरेंस आप पूछोगे पबैड और पीएसआईआर में से भी नहीं, तो भी उसमें से भी मैं आपको पीएसआईआर ही बोलूंगी। क्योंकि पबैड के क्वेश्चंस क्या होता है ना, कभी कभी एग्जाम में, मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, एग्जाम में ना कभी कभी पबैड के क्वेश्चन समझने में डिफिकल्टी होती है। अगर आप क्वेश्चंस का लेवल देखोगे ना तो पबैड के क्वेश्चंस कंपैरेटिवली थोड़े से डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, एकदम से लाइन पढ़ के समझ में नहीं आता। बट पीएसआईआर का ना समझने में इजी है। जैसे मैं आपको क्वेश्चंस, डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैंडल करने का एक तरीका भी बताती हूँ पीएसआईआर में, कि मान लो कोई क्वेश्चन आया है, एक स्टेटमेंट दी हुई है, तो उसमें भी ना स्टेटमेंट को आप ब्रेक कर करके समझने की कोशिश करोगे तो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। और वो ब्रेक कर करके एक एक पार्ट को अगर आप आंसर लिख दोगे, पॉइंटर्स में लिख दोगे, तो आपका आंसर बहुत अच्छा बन जाएगा, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। इसमें आप थोड़े से थिंकर्स, कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स वगैरह ऐड करो, बहुत अच्छा आंसर बनेगा। बट ऑन दी अदर हैंड अगर यही चीज मैं आपको पबैड में बोलूँ ना करने के लिए, तो प्रॉब्लम पबैड में ये आती है कि वो तोड़ के भी आप देख लोगे ना आंसर को, तो भी थोड़ा सा ना डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हो जाता है। इसलिए मैं पबैड थोड़ा सा अवॉइड करना
पसंद करती हूँ। मतलब मेरे पास भी जब चॉइस थी तो मैंने पीएसआर ही ऑप्ट किया था। वो कंपैरेटिवली इजियर टू अंडरस्टैंड है, इजी लैंग्वेज है, मेन से ओवरलैप करता है। तो वो ना बार बार हम मेंस में पढ़ रहे हैं, पीएसआर में भी वही पढ़ रहे हैं और प्री में भी वही पढ़ रहे हैं, तो वो ओवरलैप करती हैं चीजें। इस वजह से एक इजियर ऑप्शनल है। बाकी सबका अपना अपना हिसाब है, देखो सब अपने चॉइस के हिसाब से लेंगे ऑप्शनल्स, ठीक है ना। मैं आपको जस्ट प्रोज बता सकती हूँ इसके क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। अब कुछ इश्यूज आते हैं पीएसआर ऑप्शनल में, जैसे कि हम तैयारी करते हैं, बहुत ही हैफजार्ड वे में तैयारी करते हैं, कोई नोट्स ले लेते हैं, नोट्स रैंडमली पढ़ते रहते हैं, हमें पता ही नहीं है इसमें से हमें नोट्स क्या, उन नोट्स में से भी नोट्स क्या बनाने हैं, या किताबें पढ़नी है तो उसमें से कौन से पॉइंटर्स हैं जो हमें निकाल के रखने हैं, जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो एग्जाम के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वो एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन जो होती है ना, वो हम नहीं कर पाते। हम सिर्फ ना पढ़ने के लिए चीजें पढ़ते रहते हैं कि खत्म हो गई, हाँ ये यूनिट खत्म हो गई, ये चैप्टर खत्म हो गया, पर उसको खत्म करके हमने अचीव क्या कर लिया? सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए खत्म किया, या फिर जेन्युइनली आपने ये देखा कि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये टाइप के क्वेश्चन का आंसर मैंने प्रिपेयर किया है, वो आंसर मैंने लिख कर भी देख लिया है और ये मेरा नोट्स प्रिपेयर हो गए हैं, इसमें मैंने वैल्यू एडिशन की है, थिंकर्स ऐड किए, थोड़े करंट अफेयर ऐड किए, तब मेरी प्रिपरेशन हुई है। क्या वो हुआ है? तो वो चीज में आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। हाफिजार्ड वे में प्रिपरेशन नहीं करनी है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट प्रिपरेशन रखनी है। अगर आपको रैंक लानी है तो सिलेबस के साथ पीवाईक्यूज करने मस्ट है। 5 से 10 साल के पीवाईक्यूज के पीछे लोग भागते हैं, उसके पीछे छोड़ देना। ये तो आपको फ्री मिल जाएंगे सिनॉप्सिस आईएएस की वेबसाइट पर, 5 से 10 साल के सॉल्व्ड पीवाईक्यूज। तो उससे नहीं होगा, मैं बता रही हूँ आपको, उससे नहीं होगा। सिर्फ आपको करने पड़ेंगे पिछले 40 से 45 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। हमने 45 साल के दिए, आप 40 साल के भी कर जाओगे, हो जाएगा, बट लेटेस्ट जरूर करके जाना। यूपीएससी बहुत पहले के क्वेश्चंस भी पूछ रहा है। टॉपिक्स क्या होता है, 40-45 साल का टाइम ना इतना लंबा टाइम होता है कि जितने भी पॉसिबल टॉपिक्स होते हैं या पॉसिबल थीम्स होती हैं वो सारी कवर हो जाती हैं। अब कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए, अगर वो टॉपिक्स और थीम्स आपने प्रिपेयर कर रखी हैं तो उस क्वेश्चन को उस आप अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके कर ले जाओगे, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज भी जो लगा रहे हो, ऐसी हैफजार्ड इधर उधर से टेस्ट सीरीज खरीद के और कोई भी रैंडम क्वेश्चन के आंसर दे रहे हो, वही रैंडम कुछ लोग बैठे हुए हैं, आंसर चेक करने वाले भी वही स्टूडेंट्स हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं, तो वही लोग चेक कर रहे हैं आंसर्स। तो प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि वो आपका स्टैंडर्ड मैच नहीं कर पा रहा है, आपकी प्रिपरेशन आप निकाल भी नहीं पाओगे कि आप कितने पानी में हो, है ना। तो उसके लिए अगर आप टेस्ट सीरीज भी पीवाईक्यू बेस्ड ही लगाओ, ऑल्दो सिनॉप्सिस पे हम लोग पीवाईक्यू बेस्ड ही टेस्ट सीरीज करवाते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, राइट। तो आपको टेस्ट सीरीज भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ही लगानी चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ही ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो इन टेस्ट सीरीज ऑल्सो। आपको एक स्टैंडर्ड पता लगेगा यूपीएससी किस लेवल के क्वेश्चन पूछता है। टॉपिक्स आपके कवर होते रहेंगे, थीम्स कवर हो जाएंगी, करंट अफेयर्स भी साथ ही साथ कवर हो जाएंगे। तो वो अप्रोच आप फॉलो करो। बल्कि मटेरियल मत लेना, इतना मटेरियल रखो सिर्फ जितना एग्जाम टाइम तक आपको याद रह जाए। वैसे भी टाइम बहुत कम रहता है, तो उसमें जितना बल्कि मटेरियल आप पीछे जाओगे ना कि 4-4 5-5 बुकलेट्स मिल रही है मार्केट में भारी भारी, वो कितना टाइम है आपके पास उनको पढ़ने का, याद रखने का? वो नहीं करना है आपको। 45 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व, ये उठाओ, ये लगा लो। और जो कंटेंट भी बना हुआ है ना, अगर आपका कहीं और से खरीदा हुआ है, उसको भी बहुत ही शॉर्ट में लिखो और यूनिट वाइज बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में उसको प्रिपेयर करो, ऐसे हैफजार्डली प्रिपेयर मत करो। ओके, सिलेबस बहुत ही वेल डिफाइंड है, सिनॉप्सिस आईएएस के ब्लॉग पर आपको मिल जाएगा। एंड गाइडेंस सीरीज यूनिट बाय यूनिट फ्री अवेलेबल है यूट्यूब पर। आप सिनॉप्सिस आईएएस के यूट्यूब चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट में देख लेना, यूनिट बाय यूनिट बनाई हुई है। अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो तो वो गाइडेंस आपके लिए मस्ट है, वो तो आपको देखनी चाहिए। उससे आपकी प्रिपरेशन बहुत इजी हो जाएगी क्योंकि सारी चीजें मैंने करके दी हैं। और अगर आप खुद से प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, कहीं और से प्रिपेयर कर रहे हो, तो वैल्यू एडिशन के लिए वो गाइडेंस आपको देखनी जरूरी है। और अगर आप सिनॉप्सिस ही ज्वाइन करना चाहते हो तो वेबसाइट पे जाके आप कोर्सेज देख सकते हो। अगेन ब्लाइंडली बिलीव मत करना। आपको इस पूरी सीरीज में ना, प्री में, मेंस में, स्पेशली ऑप्शनल्स और मेंस में, आपको फोकस ना यहाँ नहीं करना है कि आपको करना क्या है, आपको फोकस ये करना होता है कि क्या नहीं करना है। अगर आप ये अचीव कर ले गए तो आप एग्जाम निकालने के चांसेस आपके काफी हाई होते हैं। ये छोड़ दो, आप ये छोड़ दो, ये अचीव करने से कुछ नहीं होगा, ये सब अचीव कर रहे हैं, व्हाट टू डू सब कर रहे हैं, व्हाट नॉट टू डू करना पड़ेगा आपको। जैसे अभी प्री का टाइम आने वाला है, तो अभी क्या होता है ना
कि जितना पास आ रहा है ना प्री का टाइम, एंड में रिक्वायरमेंट ये हो जाती है, ये जो टाइम है बेसिकली ये 2 से 3 महीने जो लास्ट के बच जाते हैं ना, उसमें आपको क्या नहीं करना है पे ध्यान देना है कि मेरे को ये नहीं करना, ये नहीं करना, इसको काट दो काट दो काट दो। जो करना है वो बहुत कम बच जाएगा, तो क्या नहीं करना पे ध्यान देना, प्री बेटर निकल पाएगा आपका, ठीक है। दिस आर वेबसाइट synopsisis.com। यहाँ पर आप जाओगे, ऑप्शनल में PSR ऑप्शनल में जाना, देखो डेमो चाहिए तो किसी पर भी क्लिक कर देना, मान लो आपने यहीं पर ही क्लिक कर दिया, यहाँ पर आपको अंदर डेमो कंटेंट, डेमो लेक्चर्स वगैरह सारे मिल जाएंगे। एंड अदर देन दैट इसमें तो सारी चीजें ही है, PYQs, लेक्चर्स, कंटेंट, करंट अफेयर्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। सॉल्व PYQs आप यहाँ से देख सकते हो, पिछले 45 साल के सॉल्व PYQs का एक कोर्स है। जो भी आपको डिटेल चाहिए वो आप अपने हिसाब से देख लेना, अगर आप PSR ऑप्ट कर रहे हो तो। अदरवाइज आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करो। एंथ्रो भी बहुत अच्छा ऑप्शनल है, अगर आप ये देखोगे ना जो सक्सेस रेट है, एंथ्रो का भी बहुत अच्छा है, PSR ऑप्शनल का अच्छा है, सोशियो का भी अच्छा है। बट मैं स्पेशली आपको ये बोलूंगी, अगर दो इसमें से मैं सिलेक्ट कर लूँ ना तो PSR में कर लूंगी सिलेक्ट। एंथ्रो में क्या है ना, एंथ्रो सिर्फ चलता ही इसी वजह से है, जब ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में बहुत ज्यादा नहीं चलता एंथ्रो, वो इस वजह से है अभी पॉपुलर क्योंकि यूपीएससी में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। बट उससे ओवरलैप करवाना ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है जीएस में। PSR ऑप्शनल मैं चूज करूंगी, अगर मतलब एक बहुत अच्छा अच्छा सक्सेस रेट है, अच्छा ओवरलैप है उसमें, और प्रिपरेशन जो है वो इतनी ओवरलैप्ड रहेगी कि साइमल्टेनियसली आपकी प्री की मेंस की प्रिपरेशन अच्छी बनती रहेगी, वो अलग से कुछ नहीं पढ़ना आपको। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द लेक्चर, एंड प्लीज कमेंट जरूर करना जैसा भी वीडियो लगता है, एंड थैंक यू।